देहिका का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9 और समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। कल के शो को आपने ज़बरदस्त रिस्पांस दिया, ज़बरदस्त आपने उस पर कमेंट्स किए हैं, बहुत सारा आपका प्यार मिला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आपके तमाम कमेंट्स उसमें आए जिसमें ये हमें पता चला आप ये जानना और चाहते हैं कि आरबीआई की पॉलिसी का असर क्या होगा। कि पॉलिसी को आपने विस्तार से कल सुना था, समझा था, और इसीलिए आज भी मेरे साथ अंशुमान जी जुड़ गए हैं स्टूडियो में, मनी 9 के एडिटर। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आज भी हम सर पॉलिसी के इफेक्ट को समझाएंगे लोगों पर। हाँ शुभम, आपका भी मनी सेंट्रल के इस एपिसोड में स्वागत है और उन सारे दर्शकों का स्वागत है जो लगातार हमें प्रेरित करते हैं, प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि हमें इन विषयों के ऊपर। तो आज की हमारी सबसे बड़ी खबर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ही है, जिसे कल आपने सुना था, और उसका एक हिस्सा जो शायद हमारे दिमाग में हमेशा घुमड़ता है कि क्या होता है जब कर्ज महंगा होता है। और दूसरा सवाल हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि क्या कर्ज महंगा होने से महंगाई कम होती है। और इन दोनों सवालों से आज हम जूझने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है जब भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में कर्ज महंगा होता है और क्या उससे वास्तव में महंगाई कम होती है। और इसके अलावा और भी कई ज़रूरी खबरें होंगी जिन्हें बताएंगे आपको शुभम। और कौन सी ज़रूरी खबरें हैं उसके लिए सबसे पहले देख लीजिए आप आज का हमारा ऑन द शो। तो शुरुआत होगी रूस से। रूस का तेल बंद करने पर एक मत नहीं है यूरोप के देश। भारत से अमेरिका तक हर जगह कर्ज महंगा। आरबीआई के फैसले का कहां कितना होगा असर। गांव के सहारे टिकी वापसी की उम्मीद। मौसम ने बदल दिए गेहूं के उत्पादन के अनुमान। और कोविड के दौरान मुनाफाखोरी करने वाली कंपनियों की आई शामत। तो तमाम ऐसी खबरें और हैं जो आपको आज के मनी सेंट्रल में पता चलेंगी, लेकिन शुरुआत सबसे पहले रूस के साथ। साल भर के अंदर रूस के तेल पर निर्भरता पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव अभी यूं की तरफ से आए 24 घंटे नहीं हुए थे, लेकिन कुछ देश जिसमें स्लोवाकिया है, जिसमें चेक रिपब्लिक है, जिसमें हंगरी है, इन्होंने साफ कह दिया कि इतनी जल्दी रूस के तेल पर निर्भरता खत्म करना संभव नहीं है। सर, क्या जिन देशों की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई है, ये असमर्थता जताई गई है, उनको छोड़कर यूं के बाकी देश इस बैन के लिए आगे बढ़ेंगे? और अगर आगे बढ़ेंगे तो कितना कारगर वो होगा जब आधे साथी पीछे ही छूट जाएंगे? शुभम, रूस के गैस और तेल पर निर्भरता कम करना ईयू के लिए अभी से नहीं, ये बात रूस और यूक्रेन युद्ध की बात नहीं है, इससे पहले से भी बड़ी चुनौती रहा है। अगर रूस और यूक्रेन का संघर्ष ना भी हुआ होता तो यूरोपियन यूनियन ने 2030 तक रशिया के गैस और तेल पर निर्भरता कम करने की एक पूरी योजना बना रखी थी। और इसकी वजह यह है कि यूरोप का एक बड़ा हिस्सा लैंडलॉक्ड है। बड़ा हिस्सा ऐसा है जिनके पास इंपोर्ट करने की या समुद्री रास्तों से पाइपलाइन की गुंजाइश नहीं है। और आज जिन देशों को हम रशियन तेल पर बैन को लेकर असमंजस में देख रहे हैं या उनको विरोध करते देख रहे हैं, उनमें वो देश ज़्यादा हैं जिनके पास दूसरा कोई स्रोत तेल और गैस मंगाने का नहीं है। और यही रूस की या सोवियत रूस की कोल्ड वार के दौर से बड़ी रणनीति रही थी कि यूरोप में तेल और गैस की निर्भरता रूस पर बढ़ाई जाए। अभी हम गैस पर नहीं जाते हैं क्योंकि गैस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और भी कठिन रास्ता है गैस को प्रतिबंधित करने का। कच्चे तेल की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने के लिए भी यूरोप में सहमति बनाने में काफ़ी मुश्किल आएगी। उसकी वजह यह है कि एक पाइपलाइन है जिसको ड्रजबा पाइपलाइन कहा जाता है, वो सेंट्रल रशिया से निकलकर पूरे वेस्टर्न यूरोप के, यूक्रेन से होते हुए वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के तमाम देशों से होती हुई जर्मनी तक जाती है। और वो कच्चे तेल की पाइपलाइन है, गैस की पाइपलाइन नहीं है। उसका वो मौजूदा समय में दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइनों में मानी जाती। और उससे कच्चा तेल यूराल और साइबेरिया का कच्चा तेल यहाँ की रिफाइनरीज के पास पहुँचता है। तात्कालिक तौर पर जिन देशों का नाम हमने लिया, ये देश अभी रूस की तेल सप्लाई का विकल्प नहीं ढूंढ पाए हैं। तो ये वास्तविकता है जिसके कारण यूरोपीय समुदाय को सहमति बनाने में दिक्कत होगी। दूसरी बात ये कि यूरोपीय समुदाय के देश रूस के तेल पर और गैस पर प्रतिबंध के लिए दिसंबर के अंत तक का समय मांग रहे थे, 2022 के अंत तक का। तब तक वो अपनी अल्टरनेट सप्लाईज का अरेंजमेंट कर सकते थे तेल के मामले में। गैस के मामले में तो मुश्किल और भी ज्यादा है। लेकिन चूंकि रूस की आक्रामकता यूक्रेन पर बढ़ रही है, यूरोपीय समुदाय के ऊपर राजनीतिक दबाव, कूटनीतिक दबाव ज्यादा है, तो यूरोपीय समुदाय ने तेल पर प्रतिबंध को थोड़ा प्रीपोन किया और उसे जल्दी बढ़ाने की कोशिश की। ये लंबी गहमा गहमी है।
रूस को लेकर, रूस के तेल और गैस को लेकर यूरोप का इतिहास काफ़ी विभाजित रहा है और काफ़ी दिलचस्प और खींचतान से भरा रहा है। और इसका नतीजा आप ये देखिए कि यूरोपीय समुदाय ने अभी अपनी पिछली बैठक में 11.6 अरब डॉलर का एक स्पेशल पैकेज जर्मन कंपनीज के लिए अप्रूव किया है, क्योंकि जर्मनी वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके बिना ये प्रतिबंध सफल नहीं होगा। 11.6 बिलियन डॉलर का पैकेज उन कंपनीज के लिए अप्रूव किया है जो कंपनीज रूस से आने वाली गैस और एनर्जी सप्लाई से प्रभावित हो सकती हैं और इन्हें सस्ते कर्ज पर, सरकार की गारंटी पर बाजार से कर्ज मिलेगा। तो हो सकता है कि यूरोपीय समुदाय के कुछ देश प्रतिबंध पर आगे बढ़ जाएं और कुछ देश पीछे रह जाएं। हमने यूरोप में ये पहले होते देखा है कि कुछ देशों ने प्रतिबंधों में हिस्सा लिया और कुछ ने नहीं लिया है, लेकिन नाटो और यूरोपीय समुदाय कम से कम इस बात पर मुतमईन है कि उन्हें अभी नहीं तो अगस्त नहीं तो दिसंबर तक रूस की तेल और गैस पर अपनी निर्भरता कम से कम करनी होगी। बिल्कुल, और देर सवेर देर आए चाहे थोड़ा और ज़्यादा देर हो जाए, लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर यूरोप के सभी देश रूस के तेल पर निर्भरता कम करेंगे और इसी वजह से कच्चे तेल के बाजार में कीमतें चढ़ी हुई हैं। अगली खबर अमेरिका से। बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से पॉलिसी दरें बढ़ाए जाने के बाद अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने भी कर्ज महंगा कर दिया। यूएस फेड ने बेंचमार्क लेंडिंग रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, जो 2 दशक के बाद हुई सबसे ज़्यादा एकमुश्त बढ़ोतरी है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने यह भी कहा कि बैंक अपने कर्ज घटाने पर जोर देगा। दुनिया भर में महंगाई सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से महंगाई और भड़क रही है। महंगाई को काबू करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब ब्याज दरें बढ़ाने लगे हैं। सर, भारतीय रिजर्व बैंक के बाद कल फेड ने ब्याज दरें बढ़ाई और अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड अगले कुछ घंटे में घोषणा कर सकता है चौथी बढ़ोतरी की। फेड की तरफ से ये उम्मीद थी कि जीडीपी के खराब नंबर आए थे, नेगेटिव गई थी ग्रोथ, उसके बाद फेड शायद ब्याज दरें बढ़ाने में रुके या कम बढ़ाए, लेकिन वो रुके नहीं। इससे क्या संकेत मिलते हैं सर? हाँ शुभम, अमेरिका से ज़्यादा तेज़ी से ब्याज दरें बढ़ाई हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड ने। अमेरिका ने से पहले से बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू कर दी थी। जब अमेरिकन इकॉनमी के क्वार्टर के जीडीपी नंबर आए थे तो हमने मनी सेंट्रल में चर्चा में कहा था कि शायद इसका कोई असर फेडरल रिजर्व के फैसले पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर्स को जब आप डिकोड करके भीतर जाते हैं तो देखने की कोशिश करते हैं कि टॉप लाइन ग्रोथ में, ऊपर की ग्रोथ में तो कॉन्ट्रैक्शन दिखता है, लेकिन जो बाकी बड़े इंडिकेटर हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग के, जॉब्स के, वो मजबूत हैं। तो ये माना अपने स्टेटमेंट में जेरम पावल ने और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एफओएमसी ने कि ये गिरावट केवल शॉर्ट टर्म है, 3 महीने की। महंगाई ज़्यादा बड़ी चुनौती है और उससे लड़ाई लड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए उन्होंने बाजार को बगैर कोई सरप्राइज दिए बगैर, जैसा सरप्राइज हमारे रिजर्व बैंक ने बाजार को दिया कि अचानक 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। जेरोम पावल ने 50% जो बाजार एक्सपेक्ट करा था 50 बेसिस पॉइंट की 0.5% के आसपास की बढ़ोतरी, वो बढ़ोतरी ब्याज दरों में कर दी है। अब इससे ये संकेत मिल रहा है कि जो फेडरल रिजर्व है वो ब्याज दरों को कम करके, कर्ज को महंगा करके बाजार में मनी सप्लाई रोकने के अपने कार्यक्रम पर कायम है। और एक संकेत उसने जरूर दिया है कि अगर चीजें नियंत्रण में आ गई, महंगाई नियंत्रण में आ गई, तो लैंडिंग सॉफ्ट हो सकती है, यानी कटौती की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा किया जा सकता। हालांकि इसको लेकर कोई भी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। बाजार और विशेषज्ञ मान के चल रहे हैं कि अभी कम से कम 2 या 3 बार और फेडरल रिजर्व, 3 बार तो कम से कम, 3 बार हो गया, 7 बार का है, 3 बार तो कम से कम फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी और करेगा, और उसकी की शुरुआत हो गई है। अगर आप अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स देखें तो उन्होंने इस बात का संकेत भी दे दिया था कि 3% के आसपास थी। तो यह माना जाए कि दुनिया के प्रमुख देश, प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, चीन को अगर आप बाहर कर दें तो भारत, यूके और अमेरिका, दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं और यूरोप के कई सारे देश अब एक साथ महंगाई से जंग लड़ने के लिए, महंगाई से दो हाथ करने के लिए अपना सारा साजा सामान, सारा जिरह बख्तर लेकर तैयार हो गए हैं। और आरबीआई के फैसले का असर क्या पड़ा, ये देखिए कि रिजर्व बैंक की ओर से नीतिगत दरें बढ़ाए जाने के 24 घंटे के भीतर देश के दिग्गज बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी। आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एमसीएलआर में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। रिजर्व रेपो रेट से ये लोन सीधे लिंक्ड है, तो रेपो रेट बढ़ी, सीधे सीधे उनकी ब्याज दर बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्ज ले रखा है और आपकी ईएमआई इस महीने की नहीं कटी है, तो अब जो कटेगी वो बढ़ोतरी के साथ कटेगी। हालांकि भारत में एमसीएलआर बढ़ाने का जो सिलसिला था वो आरबीआई की घोषणा से पहले भी शुरू हो चुका था। इससे पहले एसबीआई ने, एचडीएफसी ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एमसीएलआर में बढ़ोतरी की थी। ये बात हुई कि आरबीआई ने सीधे सीधे ब्याज दरें बढ़ाई और नीचे बैंकों ने अपने ग्राहकों से उसकी वसूली के लिए उनको पास ऑन कर दिया। लेकिन
आपके कल जो सवाल मिले, बहुत सारे दर्शक हमारे ये जानना चाहते थे कि हमने कर्ज नहीं ले रखा है तो हम पर क्या असर पड़ेगा, किन सेक्टर्स पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा। तो आरबीआई की पॉलिसी के असर को आप बहुत और बेहतर तरीके से समझ पाएं और हम इसको और खोलकर समझा पाएं, इसके लिए हम 5 बड़े सवाल लेकर आए हैं जिनके जवाब में आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। वो सवाल ये है कि भारत में सबसे ज्यादा कर्ज लेता कौन है, आखिर इस फैसले का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा किस पर। दूसरा सवाल कि कोविड के झटके से वापसी में ये कैसे रोड़ा बन सकता है महंगा कर्ज की। अभी वापसी शुरू हुई है, कुछ सेक्टर्स में वापसी दिख रही है, कैसे ये सेक्टर्स, ये महंगा कर्ज इन सेक्टर्स के लिए वापसी की राह में रोड़ा बन सकता है। तीसरा बड़ा सवाल, अगर हमने कर्ज नहीं लिया तब भी क्या हम पर महंगे कर्ज का असर पड़ेगा। चौथा सवाल, क्या महंगा कर्ज होने के बाद महंगाई थम पाएगी। अभी अंशुमान जी ने कहा कि तमाम देश, चाहे वो भारत हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, सब महंगाई को थामने के लिए कर्ज महंगा कर रहे हैं। क्या भारत में कर्ज महंगा करके महंगाई को थामा जा सकता है, ये बड़ा सवाल होगा। और अगला बड़ा सवाल कि महंगे कर्ज कैसे बदलेंगे शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड एएमसीज जो हैं उनके फंड मैनेजर की रणनीति। क्या वो करेंगे, शेयर बाजार की कौन सी कंपनियां ऐसी हैं, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर असर पड़ेगा, और म्यूचुअल फंड में कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन पर ब्याज दर में बढ़ोतरी का सीधा असर पड़ेगा। सर, ये 5 बड़े सवाल हैं। सबसे पहले मेरा पहला सवाल कि भारत में सबसे ज्यादा कर्ज आखिर लेता कौन है। हाँ, और यहीं से हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब भी कर्ज महंगा होता है तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में क्या होता है। और यहाँ में ध्यान रखना जरूरी है शुभम कि जो अमेरिका में होता है, जो यूरोप में होता है, जो चाइना में होता है, जापान में होता है, वैसा भारत में नहीं होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जब कर्ज महंगा होता है तो उसकी परिस्थिति बिल्कुल दूसरी होती है। और इसे आप करीब से देखें कि भारत में सबसे ज्यादा कर्ज कौन लेता है। जो ताजा आंकड़ा हमारे पास 25 मार्च 2022 तक का है, जो रिजर्व बैंक की सेक्टोरल क्रेडिट डिप्लॉयमेंट रिपोर्ट है, जो रिजर्व बैंक अपनी तरफ से आंकड़े जारी करता है, उसका ये पाई चार्ट आपके सामने उपलब्ध है। करीब 118 लाख करोड़ रुपए के आसपास की ग्रॉस बैंक क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड है जो बैंकों ने कर्ज दिया है। इसमें अगर आप ध्यान देखें तो हम और आप सबसे बड़े हिस्सेदार हैं, यानी जो पर्सनल क्रेडिट जिनको लिया जाता है, जो रिटेल लोन है, जो कार, मकान, उपभोक्ता सामान खरीदने के लिए, एजुकेशन लोन के लिए ले जाते हैं। और ये भारत की बैंकिंग सेक्टर का ऐसा चेहरा है जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि भारत की रिटेल बैंकिंग ही सबसे बड़ी बैंकिंग है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 33 से 34 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज हमारे जैसे उपभोक्ताओं को मिलता है। और इसलिए आप असर का हिसाब खुद लगाइए कि कैसे हो सकता है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री है जो थोड़ा सा नीचे है, 31 लाख करोड़ रुपए के आसपास का हिस्सा इंडस्ट्री का है। इसके बाद अगला हिस्सा सर्विसेज सेक्टर का है। और यहां हम समझने की कोशिश करेंगे अगले सवाल में कि कोविड का असर इस सेक्टर पर सबसे ज्यादा हुआ और अब महंगे कर्ज का असर इस पर कैसे होगा। तो अगर आप इन दो हिस्सों को जोड़कर देखें शुभम, 33% का हिस्सा पर्सनल रिटेल क्रेडिट का और 30% का हिस्सा सर्विसेज सेक्टर का, और यही 2 सबसे बड़े हिस्से थे जिन पर कोविड ने असर किया था। तो ये तीसरा हिस्सा है। एग्रीकल्चर क्रेडिट इसके बाद है, पर एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत आता है। उसमें बहुत सारी सुविधाएं और रियायतें सरकार की तरफ से दिखती हैं, तो वो बैंकों और सरकार के बीच एक किस्म का अलग सा लेन देन होता है। और बाकी छोटा हिस्सा 8% का है। 31% का जो इंडस्ट्री का हिस्सा है, इसमें छोटे उद्योग शामिल है। यह है भारत में कौन कितना कर्ज लेता। और भारत का कुल डेट यूनिवर्स, भारत का टोटल ग्रॉस बैंक क्रेडिट यूनिवर्स, जिसमें सरकार और सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों शामिल हैं, वो 118 लाख करोड़ रुपए का है। ये पहला तथ्य है। जब कर्ज महंगा होता है तो इनके ऊपर क्या क्या असर होता है, इसे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। सर, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया कि अगर 118 रुपए बांट रखे हैं रिजर्व बैंक के अंदर आने वाले सारे बैंकों ने, तो उनमें से सबसे बड़ा हिस्सा हमने आपने जैसे उपभोक्ताओं ने ले रखा है। सर, कोविड के झटके से अभी रिकवरी शुरू ही हुई थी और ये कहा जाता है कि भाई रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए कर्ज सस्ता रखा जाता है, लेकिन अब वो कर्ज महंगा होना शुरू हो गया। एक तो ऐसे समय पे महंगा होना शुरू हुआ जब रिकवरी के आंकड़े भी ताजे ताजे बस आने शुरू हुए थे। तो कैसे आपको लगता है कि ये महंगा कर्ज जो है, ये रिकवरी का जो रास्ता है, इसमें रोड़े पैदा कर सकता है? हाँ, अब दूसरा सवाल ये कि भारत में जो कर्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमने आपको मोटा हिसाब बताया। अब आइए इस आंकड़े के भीतर उतरते हैं और भीतर उतर कर देखते हैं कि रिकवरी को हम कैसे नापेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था मंदी से उभरी, इसको नापने के शुभम 2 तरीके हैं। एक तरीका ये कि बाजार में डिमांड आनी चाहिए,
मांग बढ़नी चाहिए। उस पर हम लगातार मनी सेंट्रल में अलग अलग माध्यम से चर्चा करते रहे कि भारतीय बाजार में मांग नहीं आ रही या मांग में बढ़ोतरी की वो रफ्तार नहीं है जैसी उम्मीद की जाती थी। और दूसरा हिस्सा यह कि उस मांग के साथ एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए, रोजगार आना चाहिए। रोजगार सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वहीं से मांग का पॉजिटिव साइकिल घूमता है, उसमें पैसा लोगों के हाथ में जब पैसा आता है तो वो खर्च करना शुरू करते हैं। अब आप जब सेक्टोरल क्रेडिट डिप्लॉयमेंट को करीब से देखें और समझने की कोशिश करें तो भारत में जिन सेक्टर्स को ने पिछले एक साल में जिनकी क्रेडिट की ग्रोथ रेट 10% से ज्यादा रही है, वो सारे सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और जॉब के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण। इसे फूड प्रोसेसिंग देखिए, 25 मार्च से 2022 और 26 मार्च 2021 के बीच करीब करीब 10%, 11% की ग्रोथ रेट रही। ये वो सेक्टर था जिसको कोविड के लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा बंद किया था। ब्रेड फैक्ट्री, खाना पीना बनाने वाले सेक्टर थे, यहीं से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आता था। टेक्सटाइल, इसके बाद आप टेक्सटाइल देखिए, इसके बाद आप लेदर देखिए, इसके बाद आप और नीचे जाइए तो सर्विसेज सेक्टर में हमारे पास बहुत सारे आंकड़े ऐसे दिखाई देंगे। व्हीकल और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट देखिए। दूसरा सर्विसेज सेक्टर जो 30% का हिस्सेदार है करीब, उसमें कंस्ट्रक्शन देखिए 9.3% की ग्रोथ रेट, 4.3% की ग्रोथ रेट हमने कंस्ट्रक्शन में देखी। इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसमें पावर और टेलीकम्युनिकेशन थे जिनको नए इन्वेस्टमेंट करने थे। रोड 17% की क्रेडिट ग्रोथ रेट हमने देखी थी। तो जो रिकवरी, अगर भारत की रिकवरी की एक क्विक बैलेंस शीट हमको देखनी तो आंकड़ा दिखाता है कि जिन क्षेत्रों में कर्ज की मांग दोबारा लौट रही थी उन क्षेत्रों का रिश्ता दो चीजों से है। उन क्षेत्रों का रिश्ता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अर्थव्यवस्था में डिमांड से। रोड में इन्वेस्टमेंट या कर्ज बढ़ने का मतलब है सीमेंट, लेबर, बाकी चीजों की मांग बढ़ना। टेक्सटाइल में कर्ज बढ़ने का मतलब है नौकरियां बढ़ना, यानी कि कपड़े की मांग और एक्सपोर्ट बढ़ना, और इसी तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप सर्विसेज सेक्टर को देखें, सर्विसेज सेक्टर जो भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो भारत की बारोइंग में करीब करीब 30 लाख करोड़ रुपए का हिस्सा रखता है। और उसमें भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स जो सबसे बुरी तरह हिट हुए थे कोविड के दौरान, उन्होंने अपने कारोबार दोबारा करने शुरू किए थे। उनकी क्रेडिट की ग्रोथ रेट का आंकड़ा करीब 8%, 8.5% के आसपास का जो हमारे पास उपलब्ध है मार्च के हिसाब से। अब यह बढ़ा हुआ कर्ज इन सेक्टर्स को जो धीमे धीमे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उनके लिए महंगी कर्ज की दर जो 40 बेसिस पॉइंट है MCLR में, उनकी अपनी क्रेडिट प्रोफाइल के हिसाब से ये 100 बेसिस पॉइंट और 200 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकती है। उनके लिए ये रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इससे उनके कैपिटल की कॉस्ट बढ़ेगी, उनके काम करने की लागत बढ़ेगी। और अगर आप, एक दिलचस्प चीज मुझे कल देखने को मिली शुभम, जब मैं कर्ज के आंकड़े, RBI के क्रेडिट सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट के आंकड़े और GDP के आंकड़ों को एक साथ समझने की कोशिश कर रहा था, तब हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत में सारी चीजें एक साथ इस तरह से गुथी हुई हैं कि जो सेक्टर सबसे ज्यादा कर्ज लेते हैं वही सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं और उन्हीं सेक्टर से सबसे ज्यादा डिमांड आती है। तो अब जो एम्प्लॉयमेंट की रिकवरी या जॉब्स की, नौकरियों की रिकवरी की जो संभावना हमें दिखाई देती थी, वो इस महंगे कर्ज से थोड़ी कम हो जाएगी और टूट जाएगी, ऐसा लगता है। बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि संवेदनशील बात है कि जो अभी वापसी शुरू हुई थी और उसमें आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़े होंगे रोजगार के माध्यम से, खपत के माध्यम से, और अगर कर्ज महंगा हो गया तो आपकी रिकवरी पर निश्चित तौर पर यह असर डालेगी। सर, तीसरा बड़ा सवाल, कर्ज नहीं ले रखा है, मान लीजिए कर्ज की आपने पूरी गणित समझा दी सारे सेक्टर वाइज सब, अगर कर्ज नहीं ले रखा है तब ये महंगा कर्ज क्या हमारे लिए या रेपो रेट का बढ़ना हमारे लिए चिंता की बात होनी चाहिए? वो आप पहले सवाल के अंतर से समझ सकते हैं कि कंपनियों को, जिनके पास पहले से लिया हुआ कर्ज है, जैसे भारत की बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास भारत में सबसे ज्यादा कर्ज है, इनके लिए जो इनकी कर्ज की और ब्याज की देनदारी है, वो देनदारी बढ़ने का असर इनके उत्पादों की कीमत पर दिखाई देगा। देखिए आपके सामने चार्ट है, ये भारत की टॉप 10 कंपनियां जिन्होंने सबसे ज्यादा कर्ज रखा है। इसमें टाटा स्टील सबसे ऊपर है, इसमें बायोकॉन है, विप्रो है, अडानी है, वेदांता है। इनकी कर्ज की देनदारी और इनके ऊपर जो ब्याज का बोझ है वो बढ़ेगा और वो ब्याज का बोझ ट्रांसफर होकर आपके पास प्रोडक्ट के तौर पर सामने आएगा। दूसरी तरफ ये कंपनियां आने वाले निवेश में कमी करेंगी क्योंकि उनको ज्यादा ब्याज की देनदारी चुकानी होगी। तो आपने कर्ज नहीं भी ले रखा हो, लेकिन अगर टाटा स्टील ने कर्ज ले रखा है तो टाटा स्टील अपनी स्टील की कीमत में बढ़े हुए ब्याज का बोझ शामिल करेगी। टाटा का सरिया और स्टील की चादर महंगी होगी और वो घूमकर एक कैस्केडिंग इफेक्ट इन्फ्लेशन के साथ आपके दरवाजे तक, आपकी जेब तक आएगी। बिल्कुल, तो यानी कि आपने कर्ज ले रखा हो, ना ले रखा हो, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में कर्ज महंगा हुआ तो क्या होता है जब कर्ज महंगा होता है अर्थव्यवस्था में? जैसे अंशुमान जी ने अपनी बात शुरू की, तो अर्थव्यवस्था में कर्ज महंगा होने से कह सकते हैं महंगाई आती है। सर, अगला बड़ा सवाल महंगाई पर, महंगाई रुक पाएगी? क्योंकि ये सारी जुगत जो है, ये पूरा जो कह लीजिए वैक्सीन कह लीजिए, ये इसीलिए लगाई जाती है कि महंगाई रुक जाए, लेकिन क्या ये वैक्सीन महंगाई रोक पाएगी?
ये सबसे पेचीदा सवाल है और इस सवाल को पूरी दुनिया में अर्थशास्त्री और केंद्रीय बैंक हल करने में मुश्किल महसूस करते हैं कि क्या कर्ज महंगा करने से वास्तविक रूप से, या बाजार में कर्ज महंगा करने का मतलब है कि लोग कम मनी निकालें, कम इन्वेस्टमेंट करें, डिमांड कम करने का कम हो और जिससे कि बाजार में कीमतें कम हो। इसे लेकर तथ्य बड़े विभाजित और अंतर्विरोधी हैं, ये हमें स्वीकार करना चाहिए क्योंकि अर्थव्यवस्था में अंतर्विरोधी तथ्यों की भी अपनी एक जगह है। जैसे भारत, अगर आप एक कार के बायर हैं, आप कार खरीदना चाहते हैं और आप कार की बुकिंग कर रहे हैं और आपने जब तक कार की बुकिंग की तब तक ब्याज दर महंगी हो गई, यानी लोन महंगा हो गया और कार की कीमत भी बढ़ गई क्योंकि टाटा की कार थी, टाटा का स्टील था, उस पर कर्ज बढ़ा हुआ। तो हो सकता है कि आप कार खरीदने का इरादा टाल दें, यानी आप डिमांड के दरवाजे के भीतर खड़े थे और डिमांड के दरवाजे से बाहर निकल आए। तो आप हुए डिमांड, आप 5 लाख की एक कार खरीदना चाहते थे तो आपने 5 लाख की कार खरीदने का आइडिया सिर्फ ब्याज दर बढ़ने के कारण, कर्ज महंगा होने के कारण वापस ले लिया और 5 लाख की डिमांड कम हो गई। टाटा को पता चला कि बुकिंग कैंसिल हो गई तो उन्होंने एक कार अपने प्रोडक्शन में कम कर दी। उदाहरण के लिए ये साइकिल ऐसा होता है और ये इस बैंकर से समझते हैं कि इस प्रक्रिया से, केंद्रीय बैंकर समझते हैं कि जब कर्ज महंगा होता है तो बहुत सारे लोग डिस्करेज होते हैं, हतोत्साहित होते हैं नई खरीद करने के लिए, कंपनियां नया कर्ज लेने के लिए डिस्करेज होती, तो धीमे धीमे सीमेंट की, स्टील की, बाकी चीजों की मांग गिरती जाती है और उसके बाद कंपनियों को कीमतें कम करनी पड़ती। यह शास्त्रीय क्लासिकल थ्योरी है। भारत में बड़ी दुविधा है, भारत तो डिमांड बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, हमारे पास तो डिमांड ही नहीं थी। हमने शुरुआत में चर्चा की कि हम तो कोविड से डिमांड निकलकर बाहर निकले तो हमें मांग चाहिए थी। तो ये फैक्टर तो भारत में डिमांड को और ज्यादा तोड़ देगा, क्योंकि जो साफ दिखाई दे रहा है। तो एक तो पहलू यह है कि तो क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की स्ट्रेटजी सेल्फ डिफीटिंग है, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लेने वाली है, वक्त बताएगा कि इससे डिमांड कम हुई कि नहीं हुई। महंगाई का दूसरा पहलू, भारत की महंगाई में का बड़ा हिस्सा शुभम टैक्स से रिलेटेड महंगाई का, फिस्कल महंगाई का। मॉनेटरी पॉलिसी चलाने वाली जो अथॉरिटी है यानी रिजर्व बैंक है, वो मॉनेटरी साइड से तो इन्फ्लेशन कम कर सकती, वो आपके लिए कर्ज तो महंगा कर सकती, पर जो टैक्स लग रहा है किसी उत्पादन पर उसे कम नहीं कर सकती। तो हमेशा होता यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो अथॉरिटी है वो पहले लाल झंडा दिखाती है, अलार्म बजाती है और एक कहती है कि बहुत हुआ, बस अब महंगाई आ गई, हम कर्ज महंगा कर रहे हैं, बाकी आपकी तरफ। और इसीलिए कल हमने अपने मनी सेंट्रल में ये कहा था और जो शीर्षक दिया था कि अब आई सरकार की आफत। तो भारत की महंगाई को कम करने के लिए रिजर्व बैंक की जितनी जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी नॉर्थ ब्लॉक की है, क्योंकि टैक्स कम करना, सप्लाई साइड के कांस्टेंट कम करना, समय पर चीजें इंपोर्ट करना, जिनकी शॉर्टेजेस हैं उनको हैंडल करना, ये सारा काम रिजर्व बैंक बैठकर मिंटी स्ट्रीट नहीं करती। ये सारा काम नॉर्थ ब्लॉक से और भारत के का जो विशाल पैराफिनेलिया है एडमिनिस्ट्रेटिव, वो करता है। महंगाई तब कम होगी जब रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा और सरकार टैक्स में कमी करेगी या आपूर्ति बढ़ाएगी। भारत की महंगाई का एक पहलू और महत्वपूर्ण है, फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। भारत पेरिनेली शॉर्टेज इकोनॉमी है, हमारे पास बहुत कम चीजें ऐसी जिनका सरप्लस प्रोडक्शन हो, क्योंकि हम कैपिटल में महंगी है, ऊर्जा महंगी है, जमीन महंगी है, तो यहां थोड़ा सा भी डिसरप्शन, किसी भी तरीके का डिसरप्शन वैसे भी महंगाई पैदा कर देता है। तो यहां वो महंगाई मॉनेटरी महंगाई नहीं होती, ब्याज दर कम होने से आप आटा दाल खरीदने की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कर्ज लेके आटा खरीदने नहीं जा रहे हैं या कर्ज लेकर चाय पीने नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो महंगाई यहां आती है, जो दूसरे साइड से महंगाई आती है, वो आती है सप्लाई की साइड से, टैक्सेशन साइड से। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी सबसे पहले महंगाई का अलार्म बजाती है और ये स्थापित प्रक्रिया है पूरी दुनिया में। और उसके बाद जो फिस्कल पॉलिसी की अथॉरिटी होती है, एक मॉनेटरी और एक फिस्कल, जो फिस्कल पॉलिसी की अथॉरिटी होती है सरकारें, उन्हें तय करना होता है कि अब वो महंगाई के लिए क्या करेंगी। तो इसलिए अब बॉल सरकार के कोर्ट में है, निर्मला सीतारमण के कोर्ट में है, वित्त मंत्रालय के पास है कि अब वो महंगाई के लिए अपनी तरफ से आगे क्या करती है। और अंशुमान जी की बात सुनकर आप भी क्या मेरी तरह कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर महंगाई कम हो ही नहीं सकती बहुत ज़्यादा ब्याज महंगा करने से, कर्ज महंगा करने से, तो फिर कर्ज महंगा किया क्यों गया? ये अजीब ही एक नई गुत्थी है। सर एक सवाल आपसे और लूंगा, लेकिन उससे पहले अब अगर आपको अब तक के डिस्कशन से क्या समझ आया होगा? ये समझ आया होगा कि अगर आप उपभोक्ता हैं तो ये कर्ज महंगा होने से क्या होगा, अगर आप जमा करता हैं तो कर्ज महंगा करने से क्या होगा, अगर आप कर्ज लेने वाले हैं, कर्ज लेते हैं यानी कि कर्जदार हैं, तब आप पर ये महंगा कर्ज कैसे असर डालेगा। अब अगला खंड कि अगर आप निवेशक हैं, अगर आप शेयर बाजार के निवेशक हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड के रास्ते शेयर बाजार में निवेश करते हैं या डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं, तब आप पर क्या असर पड़ेगा। इसके लिए संदीप ग्रोवर के पास चलते हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम रिसर्च कर ये पता लगाया है कि कर्ज महंगा होने से शेयर बाजार की कौन सी कंपनियों पर असर पड़ेगा।
नमस्कार, मनी 9 पर आपका स्वागत है। पॉलिसी बैठक से हटकर आरबीआई गवर्नर के अचानक और अनुमान से ज्यादा रेपो रेट में बढ़ोतरी ने कई लोगों को चौंकाया है और इसमें शेयर बाजार के साथ साथ कुछ रियल एस्टेट डेवलपर्स, ऑटो कंपनियां और ड्यूरेबल गुड्स बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने का सीधा मतलब है कि बैंक लोन की दरों को बढ़ा देंगे। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक बाकी बैंकों को लोन देता है। दरों में बढ़ोतरी से लोन या उधार लेकर उत्पाद खरीदने वाले ग्राहकों की मांग पर असर होता है क्योंकि कर्ज लेना महंगा हो जाता है। इन उत्पादों में कार, घर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज इत्यादि शामिल हैं। लोन की दरें बढ़ने से सबसे ज्यादा चिंता में ऑटो कंपनियां हैं और खासकर टू व्हीलर कंपनियां, क्योंकि शादियों के लिए चल रही खरीदारी से अभी मांग में सुधार होना शुरू हुआ ही था। हालांकि 80% पैसेंजर व्हीकल और एसयूवी की रिटेल बिक्री लोन के जरिए होती है, पर बैंक दरों में कितनी बढ़ोतरी करते हैं इस बात पर मांग की स्थिति निर्भर करेगी। वैसे भी फोर व्हीलर कंपनियों के लिए मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। अप्रैल के अंत तक करीब 7.5 लाख कारों के ऑर्डर बकाया थे। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनियां भी इसी कश्ती में सवार है, जहां दरें बढ़ने का तूफान लोगों की खरीदने की क्षमता पर असर डाल सकता है। वहीं दूसरी ओर रियल एस्टेट कंपनियों को लंबी अवधि की मांग पर ज्यादा असर की आशंका नहीं है, पर छोटी अवधि में दरें बढ़ने से होम लोन महंगे होने की चिंता जरूर सताने लगी है। रियल एस्टेट डेवलपर्स का मानना है कि इससे रेजिडेंशियल सेगमेंट की मांग पर असर हो सकता है, जो बीते 2 साल से काफी मजबूत रही है। कुल मिलाकर लब्बो लबाब ये है कि कर्ज महंगा होने से ऑटो, रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल के कुछ सेगमेंट में नेगेटिव असर रह सकता है। लेकिन दरों में बढ़ोतरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कैसे प्रभावित करेगी, अब जरा ये भी समझ लेते हैं और पहले फिक्स्ड इनकम फंड्स पर असर समझते हैं। क्वांटम एएमसी के फंड मैनेजर पंकज पाठक के मुताबिक ये लिक्विड फंड्स में पैसा लगाने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरें बढ़ने और लिक्विडिटी घटने से सेविंग बैंक खातों के मुकाबले कम जोखिम वाले लिक्विड फंड्स के रिटर्न में सुधार संभव है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर भी इसका असर समझ लेते हैं। क्वांटम एएमसी के इक्विटी फंड मैनेजर सौरभ गुप्ता के मुताबिक निवेशकों को अपनी निवेश योजना के साथ बने रहना चाहिए और धीरे धीरे इक्विटी में निवेश बढ़ाना चाहिए। तो कुल मिलाकर भले ही शेयर बाजार और कुछ चुनिंदा सेक्टर्स पर ब्याज दरें बढ़ने से उथल पुथल हो सकती है, पर म्यूचुअल फंड निवेशकों को इसे निवेश बढ़ाने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। संदीप भाई ने जो बताया उससे समझ में आया कि बैंक, ऑटो, रियलिटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जिन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। और आपको याद होगा कल जब ये घोषणा हो रही थी, पॉलिसी आ रही थी, तो इन्हीं सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा गिरावट, सबसे ज़्यादा बिकवाली देखने को भी मिली थी। सर, आप पर मैं दोबारा वापस आता हूँ और एक छोटा सा सवाल और। आपने कहा कि महंगाई से समझाया कि महंगाई से बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, फिर ये ब्याज दरें बढ़ाई क्यों गई? अगर महंगाई से कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता कम से कम भारत में, तो फिर ये ब्याज दरें बढ़ाई क्यों गई? नहीं, महंगाई ब्याज दरें इसलिए बढ़ाएगी, महंगाई से इनका रिश्ता इसलिए, जैसे आपने देखा ना, स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट इस बात को सपोर्ट करती है कि वो कंपनियां जहां बारोइंग से खरीद होती है, जिन कंपनियों में सीधे लोग कर्ज लेकर कोई चीज खरीदते हैं, तो वो ऑटोमोबाइल है, एफएम या इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये वो सेक्टर हैं जहां पर आप कर्ज के जरिए फिनेंसिंग करते हैं, वहां तो डिमांड गिरी जाएगी, टूट ही जाएगी। ये बहुत ही स्पष्ट है, मार्केट ने उसको रिफ्लेक्ट किया। पर यहां जरूरी समझना यह है कि आर्थिक व्यवस्था में किसी न किसी एक रेगुलेटर को सबसे पहले खड़े होकर छत पर ही चिल्लाना पड़ता है कि महंगाई आ गई। और उसके चिल्लाने का तरीका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, उसके चिल्लाने का तरीका यह है कि वो बाजार में मनी सप्लाई कम करे, क्योंकि मॉनेटरी मैनेजमेंट फेडरल बैंक की या किसी भी देश के फेडरल बैंक की जिम्मेदारी होती। और इसलिए ब्याज दरें बढ़ाने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी को एक स्वीकार, अगर आप स्वीकार कर रहे हैं, जैसा हम मनी सेंटर की चर्चाओं में पहले कहते हैं, अगर आप स्वीकार कर रहे हैं महंगाई बढ़ रही, तो उसका इलाज क्यों नहीं करते? अगर आप अच्छे मसीहा हो तो शिफा क्यों नहीं देते? तो अगर आप शिफा दे रहे हो तो आपको दवा भी बतानी पड़ेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 30-40% हिस्से में महंगाई है स्वीकार किया और फिर उसका इलाज शुरू किया। और यही स्थापित आर्थिक प्रबंधन की व्यवस्था है कि महंगाई कम करने का जो मॉनेटरी साइड का हिस्सा है, यानी उद्योगों को और उपभोक्ताओं को की साइड से डिमांड का मैनेजमेंट किया जाए, वो शुरू कर दिया गया। सप्लाई साइड का कोई मैनेजमेंट आरबीआई नहीं कर सकता। आपको स्टील कम मिले, आपको आलू कम मिले, प्याज कम मिले, गेहूं कम मिले, टैक्सेशन कम हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की तरफ है। और इसलिए ब्याज दरों में कमी में बढ़ोतरी की जाती है, क्योंकि इसका ठीक उल्टा यह है कि आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि ब्याज दरों में कमी क्यों की जाती है। तो ब्याज दरों में कमी भी इसलिए की जाती है, तब सरकार सबसे पहले यह घोषणा करती है कि नई अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है और अर्थव्यवस्था को पैसे की जरूरत है, पूंजी की जरूरत है। हमें याद होगा वो दौर 2016-17 का, 2015-16 का, जब भारत में महंगाई की दर नीचे थी और रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी नहीं कर रहा था, और तत्कालीन रिजर्व बैंक गवर्नर और तत्कालीन वित्त मंत्री के बीच एक लंबा शीत युद्ध चला था, जो हमने देखा था। तो
तब भी ये परिस्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था को ग्रोथ की जरूरत होती है, कैपिटल फंड्स की जरूरत होती है, तब केंद्र सरकार मॉनेटरी अथॉरिटी से ब्याज दरें कम करने के लिए कहती है। तो किसी न किसी को ये बिगुल या किसी न किसी को अलार्म बजाना होता है। इसलिए महंगाई नियंत्रण की शुरुआत हमेशा रिजर्व बैंक की तरफ से की जाती है, फेडरल रिजर्व की तरफ से की जाती है। बिल्कुल, तो महंगा कर्ज इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे दरवाजे हैं जहां से महंगाई नहीं लेकिन और सारी चीजें मैनेज करनी है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अब आप देखिए मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट कि कोविड से जो वापसी हो रही थी, कर्ज तो महंगा हो गया, ये तो एक समस्या आई गई, लेकिन कोविड से वापसी की जो सारी उम्मीदें हैं वो गांव पर क्यों टिकी हैं, ये बता रही है मनोज कुमार की ये स्पेशल रिपोर्ट। कोविड के झटके से वापसी की उम्मीदें अब गांव पर आ टिकी हैं। कंपनियां उम्मीद बांधे बैठी हैं कि मांग का पहिया अब गांव में रहने वाले 80 करोड़ उपभोक्ताओं के सहारे ही घूमेगा। देश की कुल आय में 50% योगदान गांव वालों का ही है और यहां आय बढ़ी या घटी तो सीधा असर एफएमसीजी, ऑटो जैसे उद्योगों पर दिखता है। कई मंडियों से खबरें आ रही हैं कि गेहूं की बिक्री इस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के ऊपर हो रही है, यानी गांव में रहने वाले उपभोक्ताओं के हाथ में ज्यादा पैसा आ रहा है। ये पैसा बाजार पहुंचा तो कोविड से त्रस्त कंपनियों की बैलेंस शीट को विटामिन मिलने लगेगा। अप्रैल में बिके ट्रैक्टर और टू व्हीलर के आंकड़ों में आप इसी उम्मीद की पहली किरण देख सकते हैं। अप्रैल में ट्रैक्टर कंपनियों की बिक्री 20 से 51% तक बढ़ी है, वहीं टू व्हीलर की बिक्री में भी 10 से 37% की बढ़त देखने को मिली है। ध्यान रहे, देश में बिकने वाले 10 में से 6 टू व्हीलर गांव में ही बिकते हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर सर्राफा बाजार में दिखा सुधार इसी कड़ी का हिस्सा है। इस साल अक्षय तृतीया पर 15,000 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है, जो कोविड से पहले 2019 में हुए 10,000 करोड़ के कारोबार से अधिक है। हालांकि सर्राफा बाजार की बेहतर तस्वीर गर्मियों में आने वाले शादियों के सीजन में दिखेगी। ग्रामीण भारत में वाकई कितनी आय बढ़ी है और इसमें से कितनी बाजार तक पहुंची, इसका असली पता तेल, साबुन, मंजन, बिस्किट बेचने वाले कंपनियों के वॉल्यूम की ग्रोथ से मिलेगा, बशर्ते महंगाई इस ग्रोथ को डंक न मारे। शहरों में लॉकडाउन खुलने और आर्थिक गतिविधियों के पटरी पर लौटने के बाद अब प्रवासी मजदूर भी वापस लौटने लगे हैं। मनरेगा के ताजा आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं। मनरेगा के तहत रोजगार की मांग में अप्रैल के दौरान 11% से ज्यादा की कमी देखने को मिली है। इस साल अप्रैल में कुल 2.32 करोड़ लोगों ने मनरेगा में काम मांगा, जबकि पिछले साल अप्रैल में यह आंकड़ा 2.61 करोड़ लोगों का था। गांव से मिल रही इन मीठी मीठी खबरों के बीच कुछ तीखा भी है और बात तुनकी भी जरूरी है, क्योंकि आशंका ये है कि कोविड से वापसी के रास्ते में ये रोड़े से कम नहीं है। पहली बात मौसम की। मार्च में बारिश की कमी और गर्मी बढ़ने की वजह से इस साल गेहूं की पैदावार भी प्रभावित होने की आशंका है, यानी भाव अच्छा मिला भी लेकिन पैदावार कम हुई तो कमाई वहीं की वहीं रह जाएगी। दूसरी चिंता बढ़ती महंगाई की है। कमाई बढ़ने के बाद लोग खर्च करने निकले भी तो कहीं महंगाई उनकी खपत न सिकोड़ दे। महंगाई कितनी बड़ी चिंता है, ये तो अभी बुधवार को ही आरबीआई ने बताया है, और सिर्फ बताया ही नहीं, इसे काबू करने के लिए महंगे कर्ज का ब्रह्मास्त्र भी चला दिया, जो तीसरी बड़ी चिंता है। फाडा के प्रेसिडेंट वेंकटेश गुलाटी कहते हैं कि दोपहिया वाहन मार्केट महंगे कर्ज का झटका सहन करने की स्थिति में नहीं है। पहले ही दाम बढ़ने और ईंधन महंगा होने की वजह से दोपहिया वाहन मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो कुल जमा बात यह है कि गांव के सहारे मंदी से वापसी की पूरी कहानी में कहीं खुशी है तो कहीं गम, और कंपनियों के डीलर से लेकर शेयर बाजार के निवेशकों तक सब दम साधे बस बाजार के गुलजार होने का इंतजार कर रहे हैं। मनी 9 के लिए मनोज कुमार के साथ विपुल सिंह। जी भाई, तो मनोज जी की रिपोर्ट ये तो बता रही है कि मंडियों से खबर आ रही है कि लोगों को गेहूं का अच्छा पैसा मिल रहा है, और ये मांग में ट्रांसलेट होगा नहीं होगा, ये आने वाले दिनों में जो आंकड़े आएंगे कंपनियों के उससे पता चलेगा, और जो भी पड़ताल होगी वो आप तक
मनी सेंट्रल से पहुंचेगी। लेकिन गेहूं के बाजार से एक खबर और है। इस साल गेहूं के उत्पादन को लेकर पहले जो अनुमान लगाया जा रहा था, अब उसमें बड़ी कटौती की गई है। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बुधवार को बताया कि इस साल गेहूं का उत्पादन अनुमान घटाकर 10.5 करोड़ टन कर दिया गया है। फरवरी में सरकार ने जब पहला अनुमान जारी किया था तो 11.13 करोड़ टन गेहूं पैदा होगा, इसकी उम्मीद लगाई गई थी। लेकिन बारिश में कमी और गर्मी तेजी से बढ़ी, इससे उत्पादकता कम हो गई। सरकार ने केवल उत्पादन का अनुमान नहीं घटाया, सरकार ने जो सरकारी खरीद का लक्ष्य होता है, एमएसपी पे जो खरीद होती है, उसे भी 56% घटा दिया। जी हाँ, 56% घटा दिया है। अब ये 15 सालों में सबसे कम खरीद होगी। पहले जो लक्ष्य था वो 444 लाख टन गेहूं खरीदने का रखा गया था। सर, इससे महंगाई पर कोई असर पड़ेगा? हाँ, दो चीज़ें इसमें समझना जरूरी है कि सरकार ने ये कहा है कि वो निर्यात जारी रखेगी। निर्यात के मतलब प्राइवेट सेक्टर के जरिए के माध्यम से निर्यात जारी रखेगी। सेंट्रल पूल से तो निर्यात की संभावना यहाँ से खत्म हो जाती है पूरी तरह से। और यह आंकड़ा और सरकारी खरीद के लक्ष्य में और उत्पादन में कटौती का निश्चित असर हमको वीट की कीमतों पर या वीट के मूल्यों पर आने वाले समय में दिखाई देगा, और जिसका असर हमें आटे और वीट से बनने वाले बाकी प्रोडक्ट पर दिखाई देगा। याद कीजिए, कल ठीक यही बात भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपने बयान में कही थी कि वीट की इन्फ्लेशन हमारे लिए आने वाले समय में चुनौती बनेगी, और उसको सपोर्ट देने वाला आंकड़ा उत्पादन और सरकारी खरीद का हमारे सामने है। बिल्कुल। चलते चलते एक और जरूरी खबर, कोरोना काल में जिन दवा कंपनियों ने, अस्पतालों ने सरकारी योजना का लाभ लेकर जनता तक नहीं पहुंचाया, उनकी शामत आने वाली है। ऐसी फार्मा कंपनियां, दवा रिटेलर्स और अस्पतालों के खिलाफ सरकार को नई शिकायतें मिल रही हैं। पहले भी इससे शिकायतें मिली थी और अब नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी ने उन शिकायतों पर काम करना शुरू कर दिया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार ने कोरोना उपचार से जुड़ी 18 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी घटा दिया था। ऐसी वस्तुओं में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और एम्बुलेंस सेवाएं शामिल थी। आरोप क्या है? आरोप यह है कि कई लोगों ने सरकार से मिली छूट का फायदा उठाया, मुनाफाखोरी की, लेकिन ग्राहकों तक इसको नहीं पहुंचाया। सर, अब रेगुलेटर सख्त होते दिख रहे हैं, किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? इन कंपनियों में जिन उत्पादों को इसमें शामिल किया गया, शुभम आपको याद होगा, इसमें रेमडेसिविर और हैपरिन जैसी दवाएं थी जिन पर जीएसटी 12 से घटा के 5% किया गया था। टॉक्सलीजुम के ऊपर जीएसटी नील कर दिया गया था, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे भी और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पे और 12 से 5% जीएसटी किया गया था, और एम्बुलेंस सर्विसेज पे 18 से 5% किया गया था। इन कंपनियों ने इस कटौती को पास ऑन नहीं किया। भारत में ये समस्या पुरानी है। एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के पास सिर्फ फार्मा कंपनियां ही नहीं, कंज्यूमर कंपनियों के खिलाफ भी असंख्य शिकायतें पड़ी हुई हैं कि वो जीएसटी की रियायत को उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाते। अथॉरिटी ने जांच शुरू की है। इसमें इनके ऊपर कई तरह की कार्रवाई हो सकती हैं। इन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इन्होंने जो मुनाफा वसूली की है या मुनाफाखोरी की है, उसे वापस करने को कहा जा सकता है। हालांकि पता नहीं कि उपभोक्ताओं के पास कैसे पहुंचेगी, क्योंकि वो उसके लिए फंड बनाया जाता है जिसमें रखा जाता है, और यहां तक कि अगर बड़ा वायलेशन पाया जाए तो इनके लाइसेंसेस भी कैंसिल किए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी कार्रवाई हो सकता है, हम आने वाले दिनों में देखें। आज के मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। पूरी उम्मीद है कि आपको पॉलिसी सेंट्रल ये फिर से पसंद आया होगा। इसमें विस्तार से आपके सवालों के जवाब मिल पाए होंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका आज जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। कल शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे आपसे, मैं और अंशुमान जी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।